नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं जिज्ञासा स्वागत करती हूँ आप सभी का फिजिक्स वाला के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर, जो स्पेशली डेजिग्नेटेड है हमारे क्लास 8 एमपी के बच्चों के लिए। तो भाई यहाँ आज हम आपकी त्रैमासिक परीक्षा में जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अब भाई एग्जाम्स आ रहे हैं, डर रहता है बच्चों में, कितना ही पढ़ लो फोबिया रहता है कि मैम पढ़ तो लिया लेकिन क्वेश्चन कौन सा आएगा और उसका आंसर कैसे करना है, इस बारे में हम बड़े चिंतित हैं। तो आज के इस सेशन में मैं आपके लिए एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ, शॉर्ट क्वेश्चन लेकर के आई हूँ, लॉन्ग क्वेश्चन लेकर के आई हूँ और डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस भी लेकर के आई हूँ जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब आपको एक बात ध्यान रखना है कि बच्चों आपसे है ना फिल इन द ब्लैंक भी पूछा जाता है और आपसे मैच द कॉलम भी पूछे जाते हैं। तो एमसीक्यू वाले ही प्रश्न आपसे फिल इन द ब्लैंक में, एमसीक्यू में सॉरी मैच द कॉलम में पूछ लिए जाते हैं और वन वर्ड वाले भी जो है मॉडिफाई करके पूछे जा सकते हैं। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक नंबर के जितने भी प्रश्न हैं वो आपस में शफल करके पूछे जा सकते हैं कि एमसीक्यू वाले आपसे मैच द कॉलम में पूछ ले, मैच द कॉलम वाले आपसे फिल इन द ब्लैंक में पूछ ले, फिल इन द ब्लैंक वालों को ही वन वर्ड आंसर में पूछ लिया। तो शफलिंग चलती रहती है। तो मेक श्योर आप इन चीजों पे बहुत ध्यान रखें, क्योंकि जो छोटे क्वेश्चंस होते हैं वो भले ही है छोटे लेकिन वेटेज बहुत ज्यादा कैरी करते हैं और आपके नंबर बढ़ाने में और बहुत तेजी से घटाने में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। तो मेक श्योर आप एक बार एग्जाम में अपनी बुक की रीडिंग जरूर करके जाए ताकि छोटे नंबर में से आपके मार्क्स ना कटे, छोटे मार्क्स के क्वेश्चंस में से आपके मार्क्स ना कटे। तो दैट्स इट। चलो अभी हम स्टार्ट करेंगे हमारा सेशन, जिसमें सबसे पहले हम यहाँ पर टारगेट करने वाले हैं हमारे एमसीक्यू क्वेश्चंस को। एक साइड इंग्लिश मीडियम लिखा रहेगा, एक साइड हिंदी मीडियम लिखा रहेगा। आपका जो भी मीडियम है उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, गैस करेंगे, वीडियो पॉज करेंगे, क्वेश्चन का आंसर गैस करेंगे, फिर वीडियो को प्ले करके देखेंगे कि हमने कितना सही गैस किया है और कितना नहीं। यस, तो हमारे पास में पहला प्रश्न क्या है, पहला क्वेश्चन हमारे पास में है कि ऐसा कौन सा विच एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इज कैरीड आउट बिफोर सोइंग सीड, बीज बोने से पहले कौन सी कृषि पद्धति सबसे पहले की जाती है। तो बीज बोने से पहले मिट्टी को पोला करना पड़ेगा और मिट्टी को पोला करने को क्या बोलते हैं हम, प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल कहते हैं, मिट्टी को तैयार करना कहते हैं। क्योंकि जब तक मिट्टी ढीली नहीं होगी उसमें बीज का अंकुरण ठीक तरीके से नहीं हो पाएगा अगर आप बीज बो भी देते हो तो। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, Which implement is commonly used for sowing seeds? बीजों को बोने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है। तो सीड ड्रिल बताया था मैंने आपको कि सीड ड्रिल मैनुअल भी आता है, हाथ से भी। उसके अंदर क्या होता है, एक लंबा सा पाइप होता है और उसके नीचे ऐसे फनल लगी होती है जो मिट्टी के अंदर जाकर के बीजों को समान दूरी पर रोपने का या फिर बोने का कार्य करती है। तो सीड ड्रिल का इस्तेमाल हम करते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ राबी क्रॉप, इनमें से कौन सी राबी क्रॉप है। तो राबी क्रॉप कौन सी होगी, इसमें से फटाफट से आप लोग आंसर गैस करोगे। राबी क्रॉप्स क्या होती है, पहले आपको देखो ये वाला क्वेश्चन 100% एग्जाम में आप लोगों से पूछा जाता है और बहुत सारे बच्चे जो है इनके एग्जाम्पल्स याद नहीं करते हैं। तो मेक श्योर आपको सारे के सारे एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे से याद कर लेने हैं, ठीक है, कि राबी क्रॉप क्या होती है और खारिफ क्रॉप क्या होती है। यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है कि वीट जो है, गेहूं जो है हमारी राबी क्रॉप कहलाती है। बेटा मेक श्योर कि आप इसकी डेफिनेशन जरूर लर्न करें, एक ना एक क्वेश्चन राबी क्रॉप में से, खरीफ क्रॉप में से आता ही आता है। Which method helps in removing unwanted plants from crop field? ऐसा कौन सा तरीका है, ऐसा कौन सा विधि है जिसके द्वारा हम पौधों खेत के अंदर उपस्थित क्रॉप के अंदर प्रेजेंट डिफरेंट अनवांटेड प्लांट्स को रिमूव कर सके, जो अवांछित रूप से पौधे उग आए हैं जो हम नहीं चाहते हैं हमारे खेत के बीच में उगे, उनको हटाने के लिए हम कौन सी विधि इस्तेमाल करते हैं। तो इसको हम बोलते हैं निराई या फिर वीडिंग मेथड हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। इनमें से कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसको हम दही बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो बहुत कॉमन है और आपको पता भी होना चाहिए कि लैक्टोबाइसिलस बैक्टीरिया जो है इसका इस्तेमाल हम दही बनाने के लिए करते हैं। मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन, व्हिच माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्प्स इन नाइट्रोजन फिक्सेशन इन लेग्यूमिनस प्लांट। तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारे लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं यानी कि हमारे फलीदार पौधे होते हैं, इनकी जड़ों में एक स्पेशल प्रकार का बैक्टीरिया रहता है जो वातावरण में उपस्थित नाइट्रोजन को मिट्टी के अंदर, मृदा के अंदर
फिक्स करने का कार्य करता है, यानी कि जो हवा के अंदर नाइट्रोजन उपस्थित होती है, पौधे उनको डायरेक्ट अवशोषित नहीं कर सकते हैं, पौधों को नाइट्रोजन जड़ों द्वारा अवशोषित करनी होती है। तो ये स्पेशल प्रकार के बैक्टीरिया क्या करते हैं, हवा में उपस्थित जो नाइट्रोजन है उसको कंपाउंड फॉर्म में नाइट्रोजन की विभिन्न ऑक्साइड्स में परिवर्तित करके मिट्टी में कंपाउंड के रूप में या फिर यौगिक के रूप में ला देते हैं, फिर जड़ें वहां से नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करती है। अब आपको पता है नाइट्रोजन इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है प्लांट्स के लिए, क्योंकि नाइट्रोजन से बनते हैं अमीनो एसिड्स या फिर अमीनो अम्ल, और इन अमीनो एसिड से आगे जाकर के बनता है प्रोटीन, इसीलिए नाइट्रोजन इंपॉर्टेंट है। तो यहां हम क्या बोल देंगे कि भाई कौन से बैक्टीरिया होते हैं, तो राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे फलीदार पौधों के या फिर लेग्यूमिनस प्लांट्स के जड़ों में रहते हैं और उनको नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। इनमें से कौन सी बीमारी है जो वायरस द्वारा होती है, इनमें से कौन सी बीमारी होगी जो वायरस द्वारा होगी, तो यहां पर जो पोलियो बीमारी है हमारी वो वायरस द्वारा होने वाली है। पोलियो जो है बेटा, यहां पर बीमारियों में से भी एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है। ईस्ट किसके प्रोडक्शन में इस्तेमाल होता है, तो ईस्ट हमारा एक कोशिकीय यानी कि यूनिसेलुलर जीव है जिसको हम अल्कोहल और ब्रेड के उत्पादन में इस्तेमाल करते हैं। कोल और पेट्रोलियम को हम क्या कहते हैं, तो भाई कोल और पेट्रोलियम जो है जीवों से बनते हैं, जीव से बनते हैं। जब जीव मर जाते हैं तो उनके जो पुराने अवशेष होते हैं उससे कोल और पेट्रोलियम बनते हैं। तो कोल और पेट्रोलियम क्योंकि जीवों से बन रहे हैं तो हम उनको जीवाश्म ईंधन कह देते हैं या फिर हम उनको फॉसिल फ्यूल्स कह देते हैं। यहाँ पर ऑप्शन सफल हो गए हैं लेकिन आपको ध्यान रखना है कि फॉसिल फ्यूल कह देते हैं। डन। मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन, इनमें से कौन सा पेट्रोलियम प्रोडक्ट या फिर कौन सा पेट्रोलियम उत्पाद हम रोड बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो भाई जो हमारा बिटुमेन है इसको हम रोड बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बहुत छोटे छोटे, देखो बच्चों अगर आप बुक नहीं पढ़ रहे हो तो आप अपने आप को डफर बना रहे हो और आप अपने दिमाग की याद रखने की क्षमता को घटा रहे हो और आप बहुत छोटे छोटे डिटेल्स को मिस कर रहे हो। हाउएवर मैं अपने लेक्चर्स में हर चीज को कवर करती हूँ, लेकिन रीडिंग करने का अपना ही एक पॉजिटिव इफेक्ट है बेटा। बी अ गुड रीडर, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। आप भविष्य में आगे जाकर के मुझे इस चीज के लिए थैंकफुल रहोगे मेरे लिए कि यस मैम आपने हमारे में एक अच्छी हैबिट डेवलप करी, क्योंकि आपने हमें रीडिंग की हमेशा बोला है, हमेशा आपने बुक रीड करने के लिए बोला और ये हमारे लिए बेनिफिशियल है। क्योंकि किताब समझना आसान बात नहीं होती है, लेकिन एक बार हमारे द्वारा समझाने के बाद में उस किताब को पढ़ करके उसमें से बहुत सारी चीजें बहुत आसानी से समझी जा सकती है और लंबे समय तक याद भी रहती है और रिवीजन भी तुम्हारा हो जाता है। जब आप बड़ी क्लासेस में हो जाओगे तो हमेशा आपको टीचर नहीं मिलेगा, तब आपके पास में किताबें ही रहेगी और आपने किताब पढ़ने के आर्ट को डिकोड नहीं किया तो आप पीछे रह सकते हो। तो मेक श्योर रीड जरूर करें आप, है ना। लोएस्ट टेम्परेचर जिस पर कोई भी पदार्थ आग पकड़ लेता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो भाई उसको हम ज्वलन ताप या फिर इग्निशन टेम्परेचर कह देते हैं कि वो सबसे मिनिमम टेम्परेचर जिस पर कोई भी पदार्थ आग पकड़ लेगा उसको हम इग्निशन टेम्परेचर बोल देंगे। जब हम मोमबत्ती जलाते हैं तो मैंने आपको बताया था उसके 3 जोन होते हैं, एक सबसे बाहर वाला, एक बीच वाला और एक हमारा अंदर वाला जोन। भाई चप्पल खोलने से ना मेरी हाइट छोटी हो जाती है तो मेरे को पहन लेनी चाहिए। आज बारिश बहुत थी तो चप्पल गीली हो गई, अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, सबसे कौन सा वाला जोन पूछा इसने, सबसे गर्म होता है। तो भाई जो सबसे बाहर वाला जोन होगा उसको ऑक्सीजन भी पर्याप्त मात्रा में मिलेगा तो वही सबसे ज्यादा गर्म होता है। तो बाहरी क्षेत्र या फिर आउटर मोस्ट जोन जो है हमारा सबसे गर्म होगा। नेक्स्ट कौन सी गैस ज्वलन के लिए आवश्यक है, सॉरी दहन के लिए आवश्यक है, तो ऑक्सीजन गैस जो है वो कंबशन के लिए नेसेसरी है। विदाउट ऑक्सीजन आप किसी भी चीज को जला नहीं सकते हो, किसी भी चीज का कंबशन या फिर दहन नहीं कर सकते हो। दहन एक रासायनिक प्रक्रिया है, कंबशन इज अ केमिकल प्रोसेस, ये हम याद रखेंगे। कौन सा एरिया है अ प्रोटेक्टेड एरिया वेयर वाइल्ड एनिमल्स कैन लिव एंड रिप्रोड्यूस सेफली, तो भाई ऐसा तो हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होता है। अच्छा यहाँ हमारे जो है ऑप्शन थोड़े से गड़बड़ा गए हैं तो हम इसको कट करेंगे और यहाँ पर जो सही आंसर हमारे पास में होगा वो होगा वन अभ्यारण्य। वन अभ्यारण्य क्षेत्र जो है वो, वन अभ्यारण्य क्षेत्र जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इसको आप याद रख लें, है ना। वन क्षेत्र अभ्यारण्य लिख दिया मैंने, वन अभ्यारण्य क्षेत्र को ठीक कर देते हैं, वन अभ्यारण्य क्षेत्र जो है इसका करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है। डन।
मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन, कौन रेड डेटा बुक के अंदर क्या होता है? तो रेड डेटा बुक के अंदर, रेड डेटा बुक के अंदर जो भी हमारी एंडेंजर्ड स्पीशीज होती है उस स्पीशीज के बारे में इंफॉर्मेशन होगी, है ना। जो भी संकट में है स्पीशीज उनके बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन होती है। तो एक बार आप प्लीज इस क्वेश्चन को नोट कर लो, क्योंकि रेड डेटा बुक में से आपका एक वन वर्ड का क्वेश्चन भी आ सकता है और एक आपका बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है, एक बड़ा क्वेश्चन भी यानी 2 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है। तो यहां पर बच्चों सही ऑप्शन इसमें नहीं लिखा हुआ है, तो यहां पर हम लिख लेंगे कि संकट मोचन हनुमान। यहां हम लिख लेंगे कि ये बहुत बुरा होता है मेरे साथ में, संकटपन प्रजातियों के बारे में इसमें मेंशन होता है, संकटपन प्रजातियों के बारे में यहां पर मेंशन होता है। ठीक है, ये लिखा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये वाला ऑप्शन हमारा सही है, बी वाला सही है। ठीक है, बाकी 3 गलत है। आई होप आप लोग ठीक से पढ़ेंगे इसको। अब जो है हमारे 1 मार्क के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। अब जितने भी हमारे क्वेश्चन है बेटा 1 मार्क के तो नहीं है, 1 मार्क वाले तो 1 वर्ड में आते हैं। ये हमारे 2 नंबर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और कुछ क्वेश्चन इसमें थोड़े से लॉन्ग है जिनको 3 नंबर में भी पूछा जा सकता है। अच्छा, अगर हम इस क्वेश्चन को आधा कर दे, व्हाट इज क्रॉप, या फिर नेम द 2 मेन टाइप्स ऑफ क्रॉप, अगर ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग आते हैं तो ये 2 नंबर में भी आ सकते हैं और 1 नंबर में भी आ सकता है। तो डिपेंड करता है क्वेश्चन की लेंथ, क्वेश्चन का जो आंसर है उसकी लेंथ कितनी है। यहां पर ये क्वेश्चन 2 नंबर का, इसको 2 भागों में बांट दो, 1-1 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। तो इस तरीके से वाइजली हमको चीजें पढ़नी होती है। तो क्रॉप क्या होता है भाई, या फिर फसल क्या होती है? जब आप किसी एक ही प्रकार के पौधे को बहुत बड़े क्षेत्र के अंदर उगाते हो तो हम उसको फसल कह देते हैं। और फसल जो है हमारी मौसम के आधार पर उगती है, या फिर हम क्या कह सकते हैं कि हमारी जो क्रॉप है वो सीजन के अकॉर्डिंग उगती है। ग्रुप ऑफ प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल इन अ पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड अ क्रॉप। या फिर हम इसको कैसे पढ़ सकते हैं हिंदी में, लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। जब एक ही किस्म के पौधे किसी बड़े क्षेत्र में बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तब उसे फसल कहते हैं। मौसम और ऋतु के आधार पर फसलों के 2 मुख्य प्रकार है। पहला हो जाएगा हमारे पास में खरीफ का फसल यानी कि राबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप, और दूसरा हो जाएगा हमारे पास में राबी फसल यानी कि राबी क्रॉप। राबी क्रॉप के अंदर हमारे पास में क्या क्या एग्जाम्पल है? वीट है, वीट मतलब गेहूं, चना है, चना मतलब ग्राम, मटर है यानी कि पी, और सरसों है यानी कि मस्टर्ड। तो यहां पर आप ये एग्जांपल्स याद रखें क्योंकि यहां से एमसीक्यू भी बन सकता है, तो एग्जांपल्स आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। और जो खरीफ क्रॉप्स है हमारी, वो क्रॉप्स हमारी कौन कौन सी हो जाएगी? धान हो जाएगी, मक्का हो जाएगी, सोयाबीन हो जाएगी, ये हमारी एक खरीफ क्रॉप है। और यहां पर कॉटन यानी कि कपास जो है वो भी हमारी खरीफ क्रॉप हो जाएगी। अब यहां पर हम लिख सकते हैं कि क्रॉप्स आर कल्टीवेटेड according to seasons. Done. Yes. Moving on the next one. कौन सा why is plugging of soil necessary? बीज बोने से पहले मिट्टी की जुताई करना यानी कि मिट्टी को ढीला करना क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर हम मिट्टी की जुताई कर देंगे या फिर सॉइल की प्लोइंग कर देंगे तो प्लोइंग करने से क्या होगा? हमारी मिट्टी लूज हो जाएगी, ढीली हो जाएगी और छिद्रीली हो जाएगी। पोरस मतलब उसके अंदर गैप, मतलब मिट्टी के दानों के बीच में थोड़ा थोड़ा गैप बन जाएगा जिसके कारण हवा अंदर अच्छे से घुस पाएगी। क्यों? क्योंकि प्लांट्स भी बेटा रेस्पिरेशन करते हैं, प्लांट्स भी श्वसन की प्रक्रिया करते हैं अपने आप को जीवित रखने के लिए। तो वो रेस्पिरेशन या फिर श्वसन की प्रक्रिया आसानी से कर सके इसलिए उनका पोरस होना, मिट्टी का पोरस होना यानी कि छिद्रीला होना जरूरी होता है। अब यहाँ पर जब मिट्टी पोरस होगी तो जड़ें आसानी से सांस ले सकेगी, और जब जड़ें आसानी से सांस लेगी तो पौधा हमारा आसानी से ग्रो करेगा। यही चीज यहाँ पर लिखी हुई है। इसके अलावा जो हम मैन्योर वगैरह या फिर
फर्टिलाइजर, बेटा मेन्योर और फर्टिलाइजर क्या है, एक तरीके से आप समझ लो कि पौधे को बीज से पौधा बनने के लिए जो भी इंपॉर्टेंट पोषक तत्व चाहिए या फिर पौधे को ग्रो करने के लिए, है ना, एक पौधा अच्छी तरीके से ग्रो हो पाए, उसको ग्रो करने के लिए, उसकी वृद्धि करने के लिए जितने भी महत्वपूर्ण पोषक तत्व चाहिए वो केवल उसको मिट्टी से नहीं मिल पाते, मतलब प्राकृतिक तरीके से नहीं मिल पाते। तो हम क्या करते हैं, मिट्टी के अंदर खाद या फिर उर्वरक का इस्तेमाल करते हैं जो मिट्टी के अंदर जो भी आवश्यक पोषण है उनकी कमी को पूरी करती है, और फिर वही पोषक तत्व पौधों द्वारा, प्लांट्स द्वारा अवशोषण यानी कि एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, जिससे कि प्लांट्स बहुत हेल्दी तरीके से ग्रो करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मतलब बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेन्योर और फर्टिलाइजर में क्या अंतर है, या फिर खाद और उर्वरक में क्या अंतर है। तो भाई सबसे पहले मेन्योर जो है वो पानी में आसानी से नहीं घुलती है, तो ये जड़ों के द्वारा आसानी से एब्जॉर्ब कर ली जाती है। फर्टिलाइजर पानी में आसानी से घुल जाते हैं और ये भी प्लांट्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। ये इनऑर्गेनिक्स मेन्योर जो है हमारे, मुझे लग रहा है इसमें कुछ गड़बड़ हो गई है भाई। ये हमारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं फर्टिलाइजर, और ये हमारे मेन्योर ऑर्गेनिक होती है। ऑर्गेनिक मतलब जिसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ज्यादा हो, जो प्राकृतिक तरीके से मिल रहा है। तो मेन्योर जो है हमारी, अरे यार ठीक लिखा है, ठीक लिखा है, ठीक लिखा है, सॉरी। यहाँ पर हमारे पास में मेन्योर्स है, मेन्योर्स आसानी में पानी में नहीं घुलती, मैंने उल्टा पढ़ लिया था, आई एम सो सॉरी। हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको क्या करना है कि मेन्योर और फर्टिलाइजर में अंतर बताना है। तो यहाँ हमारे पास में मेन्योर लिखा है और यहाँ हमारे पास में फर्टिलाइजर लिखा है। तो मेन्योर प्राकृतिक तरीके से मिलेगी, यानी कि जो खाद, देखो हिंदी मीडियम वाले बच्चे टेंशन मत लेना, यहाँ पर हिंदी में भी लिखा हुआ है कि जो खाद है वो प्राकृतिक होती है, नेचुरल तरीके से हमें प्राप्त होती है, और ये क्या है, कार्बनिक पदार्थ है, यानी कि ऑर्गेनिक पदार्थ है, यानी कि इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मुख्य रूप से उपस्थित रहते हैं, और जो दूसरे न्यूट्रिएंट है वो कम मात्रा में रहेंगे। ये पानी, ये सभी मृदा सभी तत्वों की आपूर्ति करती है, इसके अंदर सभी प्रकार के तत्व उपस्थित होते हैं, जो भी तत्व यानी कि एलिमेंट्स, नाइट्रोजन, फोस्फोरस, पोटेशियम, जिस भी टाइप का न्यूट्रिएंट आपके पौधे को चाहिए वो उसको मिल जाएगा। ये रासायनिक रूप में नहीं होते हैं क्योंकि ये प्राकृतिक होते हैं, रासायनिक रूप से इसको नहीं बनाया जाता है। इसका अधिक प्रयोग हानिकारक नहीं होता है। अगर आप मेन्योर को ज्यादा मात्रा में, यानी कि खाद को ज्यादा मात्रा में मिट्टी में डाल दोगे तो ये आपकी मिट्टी को नुकसान नहीं पहुंचाता है। ओवर भी डाल दिया है तो भी हमारे प्लांट्स जो हैं वो नुकसान नहीं पहुंचेगा, ठीक रहेगा। जैसे बोलते हैं ना, आयुर्वेदिक दवाइयों से नुकसान नहीं होता, होम्योपैथिक से होता है। क्यों? क्योंकि होम्योपैथिक में केमिकल्स ज्यादा होते हैं, आयुर्वेदिक नेचुरल होती है, तो नेचुरल चीजें इतनी ज्यादा हार्मफुल नहीं होती है। तो वैसे ही समझ लो कि ये हमारी आयुर्वेदिक है ना। उर्वरक जो है हमारा, इसका स्थानांतरण आसान होता है, यानी कि आप इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हो। ये कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं, यहाँ पर उल्टा लिखा है भाई, यहाँ उर्वरक आएगा। ये कृत्रिम रूप से फैक्ट्री के अंदर बनाए जाते हैं। मैंने कहा था ना कुछ तो गड़बड़ है भाई, कुछ तो गड़बड़ लग रही थी मुझे। ये कृत्रिम रूप से फैक्ट्री के अंदर बनाए जाते हैं, कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल तरीके से बनाए जाते हैं, और ये हमारे अकार्बनिक पदार्थ है। अकार्बनिक पदार्थ है मतलब जिसके अंदर दूसरे न्यूट्रिएंट ज्यादा उपस्थित है, जैसे कि नाइट्रोजन, फोस्फोरस, पोटेशियम, ये ज्यादा मात्रा में उपस्थित होता है, कार्बनिक चीजें बहुत कम उपस्थित होती है। यह मृदा में किसी विशेष तत्व की आपूर्ति करते हैं। क्योंकि उर्वरक है, केमिकल रूप से बनाया गया है। अगर मान लो कि मेरी जो फसल है वो इस प्रकार की है कि मुझे है ना, इसके अंदर क्या करना है, मुझे केवल मेरी फसल के अंदर नाइट्रोजन की पूर्ति करनी है, तो मैं वहां पर स्पेशल प्रकार का उर्वरक ले लूंगी। और मुझे चाहिए कि भाई मेरी मिट्टी प्राकृतिक रूप से हेल्दी रहे, उसके अंदर सारे प्रकार के तत्व हो, तो मेन्यूर यूज करना ज्यादा अच्छा रहता है। वैसे अगर मैं लॉन्ग टर्म देखूं, लंबे समय तक कौन सी चीज ज्यादा बेहतर होती है, तो हमारा खाद जो है वो हमेशा लंबे समय तक हमारी मिट्टी को स्वस्थ रखता है। अगर आप उर्वरक का ज्यादा इस्तेमाल करते हो तो आपकी जो मिट्टी है ना वो कैसी हो जाती है, वो अम्लीय हो जाती है, एसिडिक हो जाती है, यानी कि वो उपजाऊ क्षमता खोती है अपनी, अगर आप बहुत ज्यादा लंबे समय तक फर्टिलाइजर यानी उर्वरक का इस्तेमाल करते हो तो। इसका अधिक प्रयोग जो है हानिकारक होता है और इसका स्थानांतरण कठिन होता है, मतलब इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना कठिन होगा। ये वाला जो है ना, आप ये वाला पॉइंट नहीं लिखना बेटा, वैसे भी छोटा है तो ये वाला पॉइंट नहीं लिखना। नेक्स्ट आएंगे हम कि इरिगेशन क्या है, दो मॉडर्न मेथड्स दे दो इरिगेशन के। तो समय समय पर हमारी फसलों को
पानी देने की जो प्रक्रिया है इसको हम इरिगेशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। फसलों को आवश्यक समय पर पानी देने की प्रक्रिया जो है, मतलब जब जब समय है तब तक अगर आप अपने फसलों को पानी दे रहे हैं तो इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, इरिगेशन कहते हैं। और इरिगेशन जो है हमारे दो प्रकार के हो सकते हैं, इसके एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं और कभी कभी बेटा बड़े क्वेश्चन के अंदर ऐसे बोल सकते हैं कि डिस्क्राइब स्प्रिंकल सिस्टम, यानी कि जो स्प्रिंकल प्रणाली है उसकी आप व्याख्या करो, तो वो भी आ सकता है, तो आपको उसके लिए भी प्रिपेयर रहना है। इसके अंदर क्या करते हैं, एक हम पाइप लेते हैं और उसके नोजल के जरिए फव्वारे की तरह पूरी फसलों को पानी देते हैं। और ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है, पौधे के हर पौधे की जो क्यारी है उसके पास में हम पाइप के जरिए पानी भेजते हैं और बूंद बूंद करके पौधे की जड़ों को पानी प्राप्त होता है, तो वो हमारा ड्रिप इरिगेशन हो जाएगा, यानी कि ड्रिप प्रणाली हो जाएगी। अगला प्रश्न हमारा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, दो एग्जाम्पल दो। तो भाई ऐसे जीव जिनको हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, जिनको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करना पड़ता है, ऐसे जीवों को हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं, यानी कि दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आईज एंड कैन बी सीन बाय ओनली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, दोज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्योंकि उनको माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। एग्जाम्पल हो गए इसके बैक्टीरिया और यीस्ट। इसके अलावा बेटा हम इसमें कौन सा एग्जाम्पल ले सकते हैं, इसके अलावा हम इसके अंदर फंजाई भी लिख सकते हैं, है ना। और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने आपको दिए थे, बैक्टीरिया, ईस्ट, फंजाई हम मैंने आपको बताया था। वायरस तो हम इसमें नहीं लिखते हैं, 4 प्रकार के हमने पढ़े थे। प्रोटोजोआ हम इसमें लिख सकते हैं, प्रोटोजोआ भी क्या है, एक प्रकार का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। हिंदी में हम कवक कह सकते हैं और बाकी प्रोटोजोआ को तो प्रोटोजोआ ही कहते हैं। तो ये 4 प्रकार के हैं, आपको जो याद रहे आप वो वाला लिख के आ जाना, प्रोटोजोआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे हमारे लिए बेनिफिशियल है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं इस चैप्टर में से। यूजुअली ये पूछा जा सकता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्मदर्शी किस प्रकार से नुकसानदेह है और किस प्रकार से सूक्ष्मदर्शी लाभकारी है, तो इसको बहुत अच्छे से कर लेना है। तो यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है हमको दही बनाने में, ब्रेड बनाने में और एल्कोहल बनाने में, दही पनीर नहीं है भाई, है ना, दही पनीर नहीं होता है, ब्रेड और शराब बनाने में ये उपयोगी होते हैं। इनसे हम दवाइयां बना सकते हैं बहुत सारी, इनसे हम बहुत सारी एंटीबायोटिक्स और औषधियों का निर्माण करते हैं। और इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता है, मतलब जो पौधे उगाने की क्षमता है वो बढ़ती है ना। तो यहां पर हम ये लिख देंगे कि पौधों की उपजाऊ क्षमता बढ़ाते हैं, क्षमता बढ़ाते हैं। नेक्स्ट, नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो हमारे फलीदार पौधे होते हैं उनकी जड़ों में स्पेशल प्रकार के बैक्टीरिया रहते हैं जिनको हम राइजोबियम बैक्टीरिया कहते हैं। राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करते हैं, जो वातावरण में उपस्थित ऑक्सीजन है, सॉरी, वातावरण में उपस्थित जो नाइट्रोजन है उसको वो इस तरीके से, इस रूप में परिवर्तित कर देते हैं कि वो पौधों द्वारा उपयोग कर ली जाए, इसी को हम नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। वायुमंडल में जो नाइट्रोजन उपस्थित है उसको पौधे के उपयोग योग्य यौगिक रूप में परिवर्तित करने का जो प्रक्रिया है उसको नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। और ये प्रक्रिया कौन करता है, तो यह पौधों के जड़ों में रहने वाले पौधों के जड़ों में रहने वाले राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं। पौधों की दलहनी या फिर जड़ों में रह करके, राइजोबियम दलहनी पौधों के जड़ों में रह करके यह कार्य करते हैं। इसलिए जो फलीदार पौधे होते हैं वो जनरली नाइट्रोजन रिच होते हैं, उनसे ऐसा बोला जाता है कि प्रोटीन रिच है, अमीनो एसिड्स इनमें अच्छी मात्रा में है। एंड अमीनो एसिड्स और प्रोटीन जो है आपको बनाते हैं आपके बाल, आपकी आंख, आपकी स्किन, आपके शरीर के अंदर होने वाली विभिन्न प्रक्रियाएं, आपकी मसल्स, सब कुछ प्रोटीन से बनता है। इसलिए प्रोटीन खाना बहुत जरूरी है। अब ये नहीं कि चले गए अंडे खाने, चिकन खाने, बहुत सारा पनीर खा लेता हूं मैं, मतलब प्रोटीन ज्यादा मात्रा में चाहिए लेकिन आपको फैट्स भी चाहिए, आपको फाइबर भी चाहिए, तो आपको एक बैलेंस्ड मील खाना चाहिए रादर कि हम रोज मोमोज और पिज्जा ठूसे, है ना। तो राइट एनी 3 मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, खाने को बचाने के लिए, जल्दी खराब होने से बचाने के लिए हम कौन से प्रयोग या फिर कौन सी तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखो आपने अचार का देखा होगा, या फिर है ना, हम देखते हैं बहुत सारे स्क्वैशेस बनते हैं, जैम्स वगैरह बनते हैं। जैम्स क्या करते हैं, जैम्स के अंदर बहुत ज्यादा शक्कर ऐड करके हम जो नेचुरल फूड पल्प होता है, वो जो फलों का गूदा होता है, उसको लंबे समय तक इस्तेमाल करने योग्य रखते हैं। नहीं तो अगर आप उसको ऐसे रख दोगे तो सड़ जाएगा वो। तो यहाँ पर आप नमक व चीनी का प्रयोग करके, आपने देखा होगा आंवले की खट्टी कैंडी नमक के अंदर आती है बहुत ज्यादा,
सुखा करके उसको, है ना। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, नमक व चीनी का प्रयोग करके जो पौधा है, उस पौधा क्या, जो खाना है उसको हम लंबे समय तक फ्रेश रख सकते हैं। तेल और सिरके का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें हम अचार वगैरह बनाते हैं और उसको रेफ्रिजरेटर में या फिर फ्रिज में रख करके हम उसको, उसकी आयु को, खाने की आयु को बढ़ा सकते हैं। फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं, जीवाश्म ईंधन क्या होते हैं भाई, ऐसे ऐसे ईंधन या फिर ऐसे फ्यूल्स जो हमें जीव जंतुओं के अवशेषों से प्राप्त होते हैं, उनको हम जीवाश्म ईंधन बोल देते हैं। इसके उदाहरण क्या हो जाएंगे, कोल और पेट्रोलियम इसके मुख्य रूप से उदाहरण हो जाएंगे। तो यहाँ पर प्लीज एक बार ये स्लाइड जरूर, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्यादातर यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। कोई 3 प्रोडक्ट बनाओ जो कोल, बताओ जो कोल obtained from coal and state one use for each। आपको कोई 3 प्रोडक्ट बताने हैं जो कोयले से बन रहे हैं और उसका इस्तेमाल भी बताना है। तो भाई कोयले से कोक बनता है जिसको हम स्टील बनाने के इस्तेमाल में लेते हैं। कोयले से कोलटार बनता है, ये एक गाढ़ा काले रंग का तरल है जिसको हम पेंट और डाई बनाने के इस्तेमाल में लेते हैं। और कोल गैस जिसको हम ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं। बिटुमेन भी आप यहाँ पर लिख सकते हो क्योंकि वो वैसे बिटुमेन जो है ना कार्बन का एक रूप ही होता है। नेम एनी 4 प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम। पेट्रोल से बनने वाले कोई भी 4 उत्पाद बताने हैं। तो पेट्रोलियम एक गाढ़े तरल रंग का लिक्विड होता है जो आपको समुद्र की सतहों से मिलता है। इस पेट्रोलियम को जब हम अलग अलग तापमान पर गर्म करते हैं तो हमें अलग अलग उत्पाद मिलते हैं, जैसे कि पेट्रोलियम, डीजल, कैरोसिन, एलपीजी, तरह तरह के उत्पाद जो है हमें, वैक्स, पैराफिन, यहाँ से सब हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट हमारे पास में क्या है कि कौन सा फॉसिल फ्यूल, व्हाई शुड फॉसिल फ्यूल बी कंजर्व, जो हमारे जीवाश्म ईंधन है उनको, उनका संरक्षण क्यों जरूरी है। तो भाई हमको पता है जो जीवाश्म ईंधन है वो किससे बनते हैं, वो मरे हुए लाखों वर्ष जो जीव मर गए हैं उनके अवशेषों से बनते हैं। अब भाई जो जीव मरे थे भले ही वो बहुत ज्यादा मात्रा में थे, लेकिन ह्यूमंस इतने ज्यादा है, मनुष्य इतने ज्यादा है कि उन जीवाश्म ईंधनों को उन्होंने प्रयोग कर लिया है। अब पुनः अगर आपको जीवाश्म ईंधन चाहिए तो उनको बनाने के लिए करोड़ों वर्षों का समय लगेगा। और अगर एक बार जीवाश्म ईंधन खत्म हो गए तो ये हमारे को वापस पृथ्वी से बहुत आसानी से, बहुत जल्दी नहीं मिलते हैं। इसको पाने के लिए आपको लाखों करोड़ों वर्ष का समय लग जाएगा। इसीलिए आपको जीवाश्म ईंधन को संरक्षण या फिर कंजर्व करके रखने की जरूरत है। ये लिमिटेड है, सीमित मात्रा में है और अनवीकरणीय है, मतलब वापस जल्दी से नहीं बनाए जा सकते। इनको बनाने के लिए करोड़ों वर्ष का समय लगता है। तो हम इसको बोल देंगे कि अनवीकरणीय, हम इसको खुद से दोबारा नहीं बना सकते हैं। इसको बनने में लाखों वर्ष का समय लगता है और अगर आप इसको बहुत ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल करोगे तो इससे ग्लोबल वार्मिंग और एयर पॉल्यूशन का खतरा भी बढ़ता है। ग्लोबल वार्मिंग में जो धरती का एवरेज टेम्परेचर है, जो औसत तापमान है, वो बढ़ रहा है लगातार, जिसकी वजह से गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, जिसकी वजह से मौसम जो है वो अजीब तरीके से चलते हैं। सर्दियों में सर्दी नहीं पड़ रही है, लेट तक सर्दी पड़ रही है, गर्मी टाइम पर शुरू नहीं हो रही, बरसात के मौसम में बरसात नहीं आ रही, सर्दियों में बरसात आ रही है। तो पूरी साइकिल जो है, मॉनसून साइकिल या फिर वेदर साइकिल जो है आपकी, वो बदल जाती है। कंबशन क्या होता है, ज्वलन क्या होता है, और 2 कंडीशन जो ज्वलन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो किसी भी चीज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में या फिर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाने का जो प्रोसेस है, जिससे ऊष्मा यानी कि हीट और प्रकाश यानी कि लाइट प्रोड्यूस हो रही है, इस प्रोसेस को हम कंबशन यानी कि दहन कह देंगे। अब भाई 2 नेसेसरी कंडीशन क्या है कंबशन की, तो सबसे पहले तो हमारे पास में ऑक्सीजन की उपस्थिति होनी चाहिए। तो ऑक्सीजन जो है वो बहुत जरूरी है दहन के लिए। दूसरा क्या है, जो भी पदार्थ जिसको जलाना है, जिसका दहन करना है, तो वो पदार्थ हमारे पास में होना चाहिए। और तीसरा उस ज्वलन ताप होना चाहिए, वो पदार्थ आग पकड़ ले इतनी ऊष्मा हमको देनी पड़ेगी, तो ज्वलन ताप भी हमारे पास में होना चाहिए। तो ये 3 कंडीशंस नेसेसरी है, ये 3 कंडीशंस नेसेसरी है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति हो, पदार्थ अपने ज्वलन ताप तक पहुंच जाए और हमारे पास में एक फ्यूल भी होना चाहिए। आप यहां पर लिख सकते हो कि एक ईंधन की उपस्थिति भी हमारे पास में होनी चाहिए, तभी हम दहन की प्रक्रिया कर सकते हैं। इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, ज्वलन ताप क्या होता है, तो ज्वलन ताप वह मिनिमम तापमान या फिर वह न्यूनतम तापमान या फिर वह मिनिमम टेम्परेचर है जिस पर कोई भी पदार्थ आग पकड़ लेता है, वह हमारा इग्निशन टेम्परेचर या फिर ज्वलन ताप होता है। नाउ इस चैप्टर में से इसका डायग्राम पूछा जा सकता है या फिर डायग्राम बना करके बोल देंगे कि भाई इसके अलग अलग पार्ट्स को आप लेबल करो, नामकरण करो।
तो इसका डायग्राम देख करके जाना, और यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, चांसेस रहते हैं। कौन से 3 जोन हैं कैंडल के, वो बताने हैं। तो मैंने आपको बताया था कि कैंडल जो होती है, हमारी मोमबत्ती जो होती है बेटा, इसके 3 क्षेत्र होते हैं। एक सबसे बाहरी क्षेत्र होता है जो गर्म होता है क्योंकि यहाँ पर पूर्ण दहन होता है। एक इसका मिडिल जोन होगा जो सॉरी, बाहरी क्षेत्र तो हमारा ब्लू कलर का होता है, तो मैं बाहरी क्षेत्र जो है ब्लू कलर का बना देती हूँ क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन का पूर्ण दहन होता है। तो बाहर वाला जो क्षेत्र है उसकी ज्वाला अक्सर नीली दिखाई देती है। अंदर वाला मिडिल वाला जो क्षेत्र है, इस मिडिल वाले क्षेत्र के अंदर ऑक्सीजन थोड़ी कम मात्रा में पहुंचती है, तो यहाँ की जो ज्वाला है आपको पीली या लाल दिखाई देती है, और ये ऊपर वाले क्षेत्र से थोड़ा कम गर्म होता है। और सबसे बीच में होता है मिडिल जोन। बेटा मिडिल जोन को मैं ब्लैक कलर से बनाती, लेकिन ब्लैक कलर की हमारी स्लाइड है तो ब्लैक दिखेगा नहीं, इसलिए इसको मैं ग्रे कलर से बना रही हूँ। ये वाला जो जोन है हमारा सबसे आंतरिक क्षेत्र है, यानी कि इनर जोन है, और ये सबसे कम गर्म होता है। और यहाँ पर बहुत सारे अपेक्षाकृत मतलब यहाँ पर इस वाले क्षेत्र के अंदर इतना उजाला भी नहीं रहता है क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है, तो जो वैक्स है वो जल नहीं पाती, इसकी वजह से कम गर्म रहता है ये। कोई भी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं फ्यूल के, ईंधन, कोई भी एक अच्छा ईंधन होने के 3 गुण आपको बताने हैं। तो अच्छा ईंधन वो होता है जो आपको सब जगह आसानी से मिल जाए, जो जलने पर बहुत अच्छी मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करे, जो कम धुआं उत्पन्न करे और हानिकारक गैसें भी कम उत्पन्न करे, वह हमारा एक अच्छा ईंधन होता है। और आप ये भी लिख सकते हो कि इकोनॉमिकली फीजिएबल होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए। भाई ज्यादा महंगा होगा तो हम खरीद नहीं पाएंगे, तो हमारे लिए कैसा अच्छा ईंधन, वो भी बात है। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, वनों की कटाई क्या होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। और डिफॉरेस्टेशन के क्या खराब प्रभाव है। तो भाई जब हम बहुत ज्यादा मात्रा में जंगल में उपस्थित पेड़ों को काटते हैं तो उस प्रोसेस को हम वनों की कटाई या फिर वनोन्मूलन कह देते हैं। और इसके 2 कारण लिखिए कि क्यों क्यों हो सकता है। तो भाई कृषि या फिर आवास के लिए भूमि की आवश्यकता होती है, उद्योग या फिर सड़क के निर्माण के लिए चाहिए होता है, या फिर पेपर और फर्नीचर बनाने के लिए आप जंगलों की कटाई कर देते हो। और जब बहुत ज्यादा मात्रा में आप जंगलों को काटते हो तो वनोन्मूलन या फिर डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। अब डिफॉरेस्टेशन के हार्मफुल या फिर हानिकारक प्रभाव क्या हो सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ऑक्सीजन की मात्रा जो है कम होती जा रही है, प्रदूषण बढ़ रहा है जिसके कारण बहुत सारी बीमारियां हो रही है, साफ वातावरण नहीं है, पानी भी इससे गंदा होता जा रहा है, वर्षा कम हो रही है। तो ये सब डिफॉरेस्टेशन के दुष्प्रभाव है, दुष्ट प्रभाव नहीं, दुष्प्रभाव है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क के अंदर अंतर बताओ। बेटा ये मैंने आपको जब चैप्टर कराया था तो उस चैप्टर में मैंने आपको एक स्क्रीनशॉट दिया था जिसमें मैंने आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क और एक और कोई चीज थी, मैं भूल गई उसका नाम, एक तो मैं भूलती बहुत हूँ। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क और एक और ऐसा ही कुछ था, मतलब उन तीनों के अंदर मैंने आपको अंतर स्पष्ट किए थे। अभी मुझे याद आ जाएगा, थोड़ी देर में मैं आपको नाम बता दूंगी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है, ये ज्यादातर जो है जंगली जानवर को उनके नेचुरल क्षेत्र में ही सुरक्षा देने का काम करती है। नेशनल प्रोवाइड्स बॉर्डर प्रोटेक्शन टू प्लांट्स, एनिमल्स एंड देयर एंटायर नेचुरल हैबिटेट। नेशनल पार्क एक थोड़ा सा लिमिटेड एरिया होता है जहां पर आपके पौधे जानवर, उस क्षेत्र में रहने वाले पौधे जानवर को और वहां पर रहने वाले जो भी नेचुरल प्राकृतिक चीजें हैं उनको सुरक्षा प्रदान की जाती है। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, यानी कि जैव विविधता क्या होता है, और व्हाई इज इट्स कंजर्वेशन इंपॉर्टेंट। तो भाई इसका कंजर्वेशन इसका इंपॉर्टेंट क्यों है, जीव विविधता को बचाना जरूरी क्यों है। सबसे पहले तो जीव विविधता समझना पड़ेगा कि बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है। बायो मतलब लिविंग और डाइवर्सिटी मतलब विविधता मतलब अंतर। तो हमें जो पृथ्वी पर इतने सारे अनेक प्रकार के जानवर और पौधे मिलते हैं, ये विभिन्न वैरायटी जो है पौधे और जानवर की, इसी को हम जैव विविधता या फिर बायोडाइवर्सिटी कह देते हैं। द वेराइटी ऑफ डिफरेंट प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में पाए जाते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, बायोडाइवर्सिटी बोल देंगे। और इसको बचाना इसलिए जरूरी है ताकि इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन रहे, क्योंकि हर एक जीव का वातावरण में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर कोई भी एक जीव वातावरण से निकलता है, इकोसिस्टम से एग्जिट करता है, तो उसके बहुत ज्यादा हानिकारक प्रभाव हमारे इकोसिस्टम पर पड़ते हैं। एक्सटिंक्ट और एंडेंजर्ड स्पीशीज के बीच में अंतर बताओ। तो भाई एक्सटिंक्ट स्पीशीज वो है जो, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं विलुप्त प्रजातियां वह प्रजातियां हैं जो धरती से एकदम गायब हो चुकी हैं, और एंडेंजर्ड स्पीशीज या फिर संकटग्रस्त प्रजाति वह प्रजातियां हैं जो धरती से नियर फ्यूचर में, आने वाले समय में गायब होने की कागार पर हैं।
जैसे कि डोडो बर्ड खत्म हो चुकी है, दुनिया में आपको एक भी डोडो बर्ड नहीं मिलेगी, तो वो आपकी एक्सटिंक्ट स्पीशीज है। लेकिन कुछ जीव ऐसे हैं जो बहुत कम मात्रा में उपस्थित हैं, उनको हम क्या बोल देंगे, संकटग्रस्त प्रजाति, या फिर जैसे वन हॉर्न राइनोसोरस बहुत कम उपस्थित थे, एक ही बचा था, तो वो हमारा एंडेंजर्ड स्पीशीज था, तो शायद वो भी मर गया है, तो फिर वो एक्सटिंक्ट स्पीशीज हो गई है। ये हमारे ही कारण होता है, हम ही मारते हैं जीवों को। एक्सप्लेन द वेरियस एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व्ड इन क्रॉप प्रोडक्शन। ये हमारे यहाँ से 5 नंबर के प्रश्न चालू हो गए हैं। यहाँ से हमारे जितने भी क्वेश्चन स्टार्ट हुए हैं वो सारे के सारे 5 नंबर के क्वेश्चन है, 5 मार्क क्वेश्चन है। अब बेटा 5 मार्क क्वेश्चन जो है उनके आंसर काफी बड़े होते हैं, तो एक पेज पर हिंदी और एक पेज पर आपको इंग्लिश के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अलग अलग एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस बतानी, भाई ये बहुत मतलब ये बहुत ज्यादा रिपीटेडली आस्क्ड क्वेश्चंस है, या फिर बेटा इसमें से आपको किसी एक की परिभाषा भी पूछी जा सकती है। तो लॉन्ग क्वेश्चन हमेशा पहले पढ़ने चाहिए क्योंकि उसमें शॉर्ट भी आपके कवर हो जाते हैं। तो जो अलग अलग मेथड्स हैं फसल के उत्पादन के लिए, वो सबसे पहला है कि मिट्टी को तैयार करना, जिसमें आप मिट्टी को ढीला करते हैं ताकि आपका बीज अच्छे से अंकुरित हो पाए, जड़ें अच्छे से सांस ले पाए और पौधा ठीक से ग्रो कर पाए। दूसरा है, देखो पहले आपने मिट्टी को तैयार किया है, ढीला कर दिया है, फिर आपने बीज बोया है, फिर उस बीज को पोषक तत्व प्रदान करने के लिए आपने उसके अंदर फर्टिलाइजर या फिर मैन्योर या फिर हम बोल सकते हैं उर्वरक या फिर खाद डाली है। फिर पौधे को जीने के लिए पानी भी तो चाहिए, फिर हमने उसको पानी दिया है, तो पानी देना, लिमिटेड पानी देना, समय समय पर, उसको हम इरिगेशन बोलते हैं। अब जब पौधा अच्छे से ग्रो कर रहा है तो उसको प्रोटेक्ट भी करना पड़ेगा, कोई जीव आकर के ना खा जाए, फिर कोई जंगली घास वगैरह वहां ना उग जाए, तो यहाँ पर हम प्रोटेक्शन करेंगे उसकी वीड से। ऐसे स्पेशल केमिकल छिड़क सकते हैं जिनसे जंगली पौधे ना उगे क्रॉप के साथ में, या फिर हम वीड्स जो है हमारी, जो निराई का जो प्रोसेस हमने पढ़ा था, जो अवांछित पौधे उनको हाथ से भी हम हटा सकते हैं। जब हमारी फसल पक करके तैयार हो जाएगी तो हम उसकी कटाई कर लेंगे। कटाई मतलब जो आपकी परिपक्व फसल है, मेच्योर क्रॉप से उनकी कटिंग करना आपका हार्वेस्टिंग कहलाता है। और जब फसल कट गई है, उसमें से बीज बीज सब निकल गए हैं, तो उनको हम स्टोर करके रख लेंगे ताकि बाद में इस्तेमाल कर सकें। तो ये आपका सारा का सारा जो है हिंदी में भी लिखा हुआ है, प्लीज आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहें, नहीं तो बेटा आपको जो इसका पीडीएफ है, ये जो साइट, ये जो हमारी क्लास है, इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। एक्सप्लेन द यूजफुल रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन आवर डेली लाइफ। ये मैंने आपको बोला है बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बड़ा छोटा कोई सा भी क्वेश्चन बन सकता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी डेली लाइफ में क्यों जरूरी है? तो भाई इससे हम खाना बना सकते हैं, दही बनाते हैं, इसको हम बेकिंग में इस्तेमाल करते हैं, केक वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, एल्कोहल प्रोडक्शन कर रहे हैं। अब बेटा एल्कोहल केवल मस्ती के लिए नहीं पिया जाता है, इससे बहुत सारे पेंट्स बनते हैं, बहुत सारे ना केमिकल्स तैयार किए जाते हैं एल्कोहल की मदद से, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो पानी में नहीं घुलती है, वो एल्कोहल में घुलती है। आप जब बड़ी क्लास में आओगे तो आप पढ़ोगे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो अल्कोहल जो है हमारा एक कार्बनिक विलय है, सॉरी विलायक है ना। तो यहाँ पर मतलब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, इसके अंदर बहुत सारी ऑर्गेनिक चीजें घुल जाती है, तो उसको दवाई बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए अल्कोहल प्रोडक्शन लिखा हुआ है। केवल दिल चोरी साडा हो गया की करिए के लिए इसको नहीं इस्तेमाल किया जाता, ध्यान रखना। दवाइयां बनती है इससे, वैक्सीन्स बनती है, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, वैक्सीन्स बनाते हैं जो हमारे शरीर के अंदर उपस्थित दूसरे बीमारियों को मारने में सहायता करती है। नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में हमने पढ़ा है, जो क्या बोलते हैं उसको हम, फलीदार पौधे जो है, लेग्यूमिनस प्लांट्स जो है, उनकी जड़ों में पाए जाते हैं, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करके वो मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ाते हैं और डिकम्पोजिशन का कार्य करते हैं। भाई जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है प्राकृतिक तरीके से हमारी पृथ्वी को साफ करने का भी काम कर रहे हैं। अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होते तो धरती पर जो हजारों वर्ष से पेड़ टूट करके गिर रहे हैं, पत्तियां जो गिर रही है, वो वैसी की तैसी बनी रहती, और जो हमारा पृथ्वी है वो एक कूड़ेदान का क्षेत्र ज्यादा लगता, हालांकि हमारी वजह से लगता भी है, लेकिन जो चीजें प्रकृति एज अ वेस्ट निकालती है उनको वो खुद फिक्स भी कर लेती है। बस हमारे ही वेस्ट ऐसे हैं जो फिक्स नहीं हो पा रहे हैं, बिकॉज ह्यूमंस आर सेल्विश। और मुझे लगता है कि मतलब ऐसा बोला जाता है कि ह्यूमन जो है, मनुष्य जो है, सबसे ज्यादा बुद्धिमान जीव है, पर मुझे कभी कभी लगता है कि इतने बेसिक चीजें, इतनी बेसिक मिस्टेक्स ह्यूमन करता है कि वो शायद मूर्ख भी सबसे ज्यादा वही है ना। भाई दिखती सी बात है ना, हमारे नेचर, हम हमारे घर को ही गंदा कर रहे हैं, रहना तो हमें हमारे घर पे ही है, हम अगर इसको गंदा कर रहे हैं तो फिर क्या मतलब है। नेक्स्ट है ऐसी कम्युनिकेबल डिजीज कौन सी होती है और उनको किस तरीके से
रोका जा सकता है फैलने से। तो भाई कम्युनिकेबल डिजीज ऐसी डिजीज होती है जो एक बीमार व्यक्ति से एक स्वस्थ व्यक्ति तक फैल सके, उसको हम कम्युनिकेबल डिजीज बोल सकते हैं। अभी कम्युनिकेबल बीमारी जो है इसको क्या बोलते हैं हिंदी में हम? सूक्ष्म जीव हमारे लिए, अच्छा ये वाला उल्टा सीधा हो गया है। अच्छा मैंने पीछे कर दिया था, सही हुआ है, सही हुआ है। ऐसे रोग, संक्रमित रोग क्या होते हैं भाई? ये क्वेश्चन गलत आ गया है, एक्चुअली क्वेश्चन गलत आ गया है कॉपी पेस्ट में। संक्रमित रोग क्या होते हैं, योग नहीं। तो संक्रमित रोग ऐसे रोग हैं जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंच रहे हो। ये पानी के द्वारा, हवा के द्वारा भी पहुंचाए जा सकते हैं। अब इनके उदाहरण क्या है? टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, हैजा, सामान्य जुकाम और मलेरिया। यहां पर सारी चीजें इंग्लिश में भी लिखी हुई है, तो डोंट वरी, आपको दोनों आंसर्स मिल जाएंगे। व्यक्तिगत आपको इनसे कैसे बचना है, तो एक भाई एक तो पर्सनल हाइजीन मेंटेन रखनी है, रोज नहाना है, नाक साफ करने, कान साफ करने हैं, आपको हमेशा साफ पानी पीना है, अच्छी तरह भोजन को पका करके खाना है, ढक करके रखना है, क्योंकि भोजन के अंदर बहुत सारे सूक्ष्म जीव उपस्थित होते हैं। जब आप उनको मारते हो तो सूक्ष्म जीव मर जाते हैं और हमें सिर्फ भोजन के पोषक तत्व मिलते हैं। अपने आसपास सफाई रखनी है और मच्छर जैसे रोग जो हैं या फिर कीट जो है उनसे अपना बचाव रखना है और अपने आप को वैक्सीनाइज रखना है। जैसे अभी कोरोना वायरस फैला था तो हमने सबने उसकी वैक्सीन लगाई थी, तो इस तरीके से अपने आप को वैक्सीनेटेड रखना है। कोल कैसे बनता है और उससे बनने वाले मेजर प्रोडक्ट्स बनाओ। तो भाई बताओ, बहुत सालों तक जब घने जंगल में उपस्थित पेड़ जमीन के नीचे दब गए थे, तो बहुत ज्यादा तापमान और प्रेशर होने की वजह से वो जो पेड़ है हमारे, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, विदाउट एब्सेंस या फिर एब्सेंस ऑफ एयर की वजह से वो जो हमारे पेड़ हैं वो धीमे 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 कोयले में कन्वर्ट हो गए हैं, परिवर्तित हो गए हैं। कोल से बनने वाले जो मेजर सब्सटेंसेज हैं या फिर जो मेजर पदार्थ जो कोल से मिलते हैं वो हमें कोक, कोल्टार और कोल गैस, इसके बारे में मैंने आपको भी पहले भी बताया था। तो ये आपका हिंदी वाला आंसर है, यहाँ पर भी आप देख सकते हो। नेक्स्ट है पेट्रोलियम क्या है। बेटा यहाँ से भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेट्रोलियम पर, कि पेट्रोलियम भी एक फॉसिल फ्यूल है जो समुद्र के नीचे, पेट्रोलियम एक तो समुद्रों के अंदर पाया जाता है और कोल जो है आपको धरती पर पाया जाएगा। समुद्र के नीचे लाखों करोड़ों वर्ष जो जीव रहते थे वो मर करके जब मिट्टी के अंदर समुद्र की सतह में दफन हो गए हैं, तो उनको जब वो दफन रहे तो बहुत ज्यादा हाई प्रेशर उनके ऊपर लगा है, हाई टेम्परेचर उनके ऊपर आए, वहां पर भी ऑक्सीजन नहीं थी, तो समुद्री जीव पानी के अंदर किसमें, एक गाढ़े तरल लिक्विड में कन्वर्टेड हो गए हैं जिसको हम पेट्रोलियम बोलते हैं। क्रूड पेट्रोलियम इज सेपरेट इनटू, अब ये जो हमारा काला गाढ़े रंग का तरल निकलता है जिसको हम क्रूड पेट्रोलियम बोल रहे हैं, इसको अलग अलग तापमान पर गर्म करके हम अलग अलग इससे प्रोडक्ट पा सकते हैं। जैसे हमको इससे एलपीजी मिलता है, पेट्रोल मिलता है, केरोसिन मिलता है, बिट्यूमिन मिलता है, डीजल मिलता है, ल्यूब्रिकेंट ऑयल और पैराफिन वैक्स मिलती है। तो यहां से क्वेश्चन जरूर आ सकता है, तो प्लीज आप ये सारी की सारी चीजें अच्छे से याद रखें। ये क्वेश्चंस जो है आपके इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जा सकते हैं। कंबशन क्या होता है, ये मैंने आपको 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है और 1 नंबर में भी पूछा जा सकता है। तो ये तो मैंने आपको अभी समझाया था कि किसी भी पदार्थ का ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर के प्रकाश और ऊर्जा उत्पन्न करना हमारा कंबशन कहलाता है। ये केमिकल प्रोसेस है जिसके अंदर एक सब्सटेंस रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ में और हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है। कंबशन या फिर दहन के लिए 3 चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है, एक तो हवा की उपस्थिति, ऑक्सीजन की उपस्थिति, ज्वलन ताप जरूरी है कि उस पदार्थ को जलाने के लिए जो सबसे मिनिमम टेम्परेचर चाहिए वो हमारे पास में उपस्थित होना चाहिए, और हमारे पास में फ्यूल होना चाहिए। जिस चीज को आप जला रहे हो या फिर जिस चीज को हम जलाना चाह रहे हो, किसी ना किसी चीज को जलाना तो पड़ेगा ही, कोई ना कोई पदार्थ तो चाहिए जिसको आप जला करके ऊष्मा उत्पन्न करोगे, तो ईंधन होना भी बहुत जरूरी है। यहाँ पर एग्जाम्पल भी आपको दे रखा है। एक्सप्लेन द 3 इनर जोन्स ऑफ कैंडल, अभी बताया था मैंने कि वो आपका छोटा क्वेश्चन था तो छोटा आंसर, बड़ा क्वेश्चन है तो बड़ा आंसर। कैंडल जो है उसके 3 जोन होते हैं। सबसे पहला जो आउटर जोन है उसको, ये हमारा हॉटेस्ट जोन होता है, सबसे गर्म क्षेत्र होता है, यहाँ पर बहुत सारी ऑक्सीजन उपस्थित होती है, इसलिए यहाँ पर पूर्ण दहन होता है और जनरली ये कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है, नीले रंग का होता है और इससे बहुत ज्यादा प्रकाश उत्पन्न नहीं होता, नीले रंग की ज्वाला से बहुत ज्यादा रोशनी नहीं होती है। मिडिल जोन होता है हमारा ये पीला वाला भाग जो है हमारा ल्यूमिनस होता है, क्योंकि इससे प्रकाश अच्छी मात्रा में निकलता है और ये बहुत ज्यादा गर्म नहीं होता ऊपर वाले के कंपैरिजन
ऑक्सीजन में थोड़ा कम गर्म होता है। अब क्योंकि ये बीच में है तो यहाँ पर बहुत ज्यादा ऑक्सीजन उपस्थित नहीं है। जब यहाँ पर बहुत ज्यादा ऑक्सीजन उपस्थित नहीं है तो यहाँ पर अपूर्ण दहन होगा, पूर्ण रूप से दहन यहाँ नहीं हो पाता है, कंप्लीट कंबशन नहीं हो पाता है। इट कंटेन्स ग्लोइंग सूट पार्टिकल्स, इसके अंदर छोटे छोटे बारीक बारीक धुएं के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। फिर आ जाता है हमारा ये नीचे वाला इनर जोन, डार्केस्ट जोन। भाई ये सबसे कम गर्म जोन होता है क्योंकि यहाँ तक ऑक्सीजन पहुंच ही नहीं पाती है। तो क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पर नहीं पहुंच पाएगी तो वैक्स के, जो हमने वैक्स जलाई है, मोमबत्ती में क्या है, वैक्स है, तो इसमें वैक्स के अनबर्न्ड पार्टिकल्स, बिना जले पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं और ये काले रंग का नजर आता है। यहाँ पर देखो सारी वही चीजें हिंदी में भी लिखी हुई है, आपकी बुक के अंदर इसका डायग्राम है, तो आप इसको विक को बत्ती बोलते हैं। ये विक जो है हमारी बत्ती होती है और बाकी चीजें हमारे पास में हिंदी में लिखी हुई है, ठीक है। और ये हमारी मोमबत्ती है, ये हमारी मोमबत्ती है, बाकी सारी चीजें हमारे पास में हिंदी में लिखी हुई है। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है और इसके कारण क्या है और इसके नुकसान, इसके नतीजे क्या है। तो जब आप पौधों को बहुत बड़ी मात्रा में काट देते हो, जंगल को साफ कर देते हो, तो उसको हम वनोन्मूलन या फिर डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। ये क्यों किया जाता है, या तो आपको एग्रीकल्चर करना हो, आपको खेती करनी हो, इसलिए आप पेड़ों को काट देते हैं। रोड बनाने हैं, हाउसेस बनाने, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बनानी, इसलिए आप पेड़ों को काट देते हैं। आपको पेड़ों से फ्यूल्स चाहिए, ईंधन चाहिए, या फिर कुछ वन के पदार्थ आपको चाहिए, इसलिए आप पेड़ों को काट देते हो, पेपर बनाने के लिए, मेडिसिन बनाने के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए। और आपको कहीं पर सिटीज वगैरह बनानी है, डैम वगैरह बनाना होता है, कहीं पर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो साइन होते हैं, कहीं पर माइनिंग करने के लिए भी फॉरेस्ट को, जैसे अभी हसदेव वन है, उसको क्यों काट दिया गया, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि वहां पर उसकी जो जमीन के नीचे ना बहुत सारा ऐसे पदार्थ उपस्थित हैं जो हमारे को जिनको इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज्यादा जिनके यूजेज है, तो हसदेव वन भी इसीलिए काट दिया गया था। तो कुछ ना कुछ कारण होता है, ह्यूमन की ग्रीड ही होती है जिसकी वजह से पौधों को काट दिया जाता है, जंगलों को काट दिया जाता है, और उसको ही हम वनोन्मूलन कहते हैं। अब इसकी वजह से क्या होता है, जो जंगल में रहने वाले जीव हैं, इसको हिंदी में पढ़ देते हैं ना, इसके अंदर क्या होता है, वनों में रहने वाले जो जीव हैं उनका घर छिन जाता है, आवास नष्ट हो जाता है। जो वहां की मिट्टी है, वो क्या हो जाती है, उसका अपर्दन हो जाता है। यानी कि जब पौधे नहीं रहते हैं, पेड़ नहीं रहते हैं, तो हवा की वजह से वो मिट्टी उड़ करके चली जाती है। जब मिट्टी उड़ करके चली जाएगी, देखो मिट्टी का हवा की वजह से या पानी की वजह से बह करके दूसरे क्षेत्र में चले जाना, उसको हम अपर्दन यानी कि सॉइल इरोजन कहते हैं। जब सॉइल इरोजन होता है तो जमीन की उपजाऊ क्षमता घट जाती है, क्योंकि सबसे ऊपर वाले पार्टिकल, जो मिट्टी की जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है ना, उसी के अंदर न्यूट्रिएंट होते हैं, वो सबसे ज्यादा अच्छी होती है खेती करने के लिए, पौधे उगाने के लिए। पानी, वो वर्षा की कमी होती है, बारिश अफेक्ट होती है उससे। वायुमंडल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि अल्टीमेटली जो हमारे पौधे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके उसको प्राकृतिक रासायनिक तरीके से ऑक्सीजन में परिवर्तित करते हैं। जल चक्र एवं परिस्थितियां संतुलन का बिगड़ना और बाढ़ और सूखे की संभावना भी यहाँ से बढ़ जाती है। मैंने आपको बताया था कि जो ग्राउंड वाटर होता है और वाटर साइकिल होती है वो हमारी नीचे चली जाती है, क्योंकि पेड़ की जो जड़ें हैं वो पानी को अपनी तरफ खींचती है। तो जब पेड़ की जड़ें ही नहीं रहेगी तो वो पानी धीरे धीरे नीचे की तरफ चला जाता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, हाँ ये आ गया। बायोस्फीयर रिजर्व, इनके अंदर क्या अंतर है, तो इसका मैंने आपको टेबल भी दिया हुआ है, आप टेबल बनाना एग्जाम में। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक ऐसा प्रोटेक्टेड एरिया है जहां पर वाइल्ड लाइफ को उनके ही नेचुरल हैबिटेट के अंदर प्रोटेक्ट किया जाता है। नेशनल पार्क ऐसा प्रोटेक्टेड एरिया है जहां पर पौधे, प्लांट्स और उनका जो नेचुरल एनवायरनमेंट है, पूरे ही क्षेत्र को कंजर्व करके रखा जाता है। बायोस्फीयर एरिया थोड़ा बड़ा होता है, ये छोटा, ये उससे बड़ा और ये सबसे बड़ा। बायोस्फीयर एरिया एक बहुत बड़ा क्षेत्र होता है जिसको उस पर्टिकुलर एरिया को, उस पर्टिकुलर क्षेत्र को बचाने के लिए बनाया जाता है। वहां पर रहने वाले प्लांट्स, एनिमल्स और दूसरे हैबिटेट्स भी इंक्लूडेड होते हैं। अब यहाँ पर बेटा ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ होती है, लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ होती है। मतलब आप पेड़ पौधों को तोड़ नहीं सकते हो, लेकिन उनसे जो फल फूल दवाइयां मिल रही है वो एकत्रित कर सकते हो। लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी यहाँ पर अलाउ होती है। चलो, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, जो धरती से विलुप्त होने वाली है प्रजातियां,
है ना, विलुप्त होने की जो कगार पर प्रजातियां हैं उनका बचाव करती है, वहां पर मिलने वाले विभिन्न प्रकार के जैव विविधताओं को सुरक्षित रखती है, ये हमारा प्राकृतिक जो इकोलॉजिकल बैलेंस है उसको मेंटेन रखती है, और वहां पर रहने वाले जो नेचुरल रूप से पाए जाने वाले जो हैबिटेट्स है, जो एक जंगल है, भाई कोई भी एक क्षेत्र होता है, वहां के वातावरण के हिसाब से, वहां के मौसम के हिसाब से, जलवायु के हिसाब से वहां का एक नेचुरल, वहां पर रहने वाले जीव और प्लांट जो है वो उग जाते हैं। तो वो एक प्राकृतिक चीज है जो बहुत सारी चीजों पर निर्भर कर रही है, तो वो चीज बैलेंस्ड रहती है। अगर आप उसके अंदर हस्तक्षेप करोगे, इंटरफेयर करोगे, तो वो नेचुरल चीज डिस्टर्ब हो जाएगी। जैसे डेजर्ट जो है, वहां की जलवायु के हिसाब से वहां पर अलग प्रकार के पौधे और आपको जीव दिखते हैं, तो उनका एक नेचुरल हैबिटेट है। प्रिवेंट एक्सटिंक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, पौधों को खत्म होने से, विलुप्त होने से, और जंतुओं को भी विलुप्त होने से बचाती है। फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं, बता चुकी हूं कि फॉसिल फ्यूल्स हमारे ऐसे फ्यूल्स हैं जो डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स से बने हैं। इसके अंदर हम कोल और पेट्रोलियम के बारे में पढ़ते हैं, और ये नॉन रिन्यूएबल होते हैं, अनवीकरणीय होते हैं, क्योंकि इनको बनने में लाखों वर्षों का समय लगता है। कैसे बचा सकते हो आप? पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करो, खुद की बाइक पर मत जाओ, स्कूल बस के अंदर जाओ, क्योंकि उससे क्या होगा, उससे पेट्रोल बचेगा। साइकिल या फिर वॉकिंग करो शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए। आपको ऐसे अप्लायंसेस यूज करने हैं, ऐसे चीजें यूज करनी है जो कम ऊर्जा की खपत करे। बिना फालतू इलेक्ट्रिसिटी और फ्यूल को बर्न नहीं करना है कि आजा भाई गेड़ी मारने चलते हैं, पैदल जाओ, गेड़ी मारने जाना है तो तुम्हें। यूज रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी सच ए सोलर एंड विंड एनर्जी। ऊर्जा के लिए, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए आपको क्या करना है, सोलर एनर्जी या फिर विंड एनर्जी। पवन ऊर्जा, पवन चक्की होती है ना, बड़े बड़े मैदानों के ऊपर हम इस तरीके से बड़े बड़े पंखे लगाते हैं और इन पंखों के घूमने से हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। आप कोल की जगह इनसे जो बनने वाली बिजली है उसका इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर आप सोलर पैनल आते हैं, स्पेशल टाइप के सेल्स आते हैं जिनको हम सोलर सेल कहते हैं, ये सूर्य से आने वाली प्रकाश ऊर्जा को बिजली में परिवर्तित करती है, तो हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बस अब आपके बेटा चित्रात्मक प्रश्न है, ऐसे क्वेश्चन जिन पर डायग्राम पूछे जा सकते हैं। तो नाइट्रोजन साइकिल आपको बना लेना है, ये 3 से 5 नंबर में आपको पूछी जाएगी। नाइट्रोजन साइकिल आपका बुक में दिया हुआ है, आपको ये बना लेना है, 3 से 5 नंबर में पूछी जाती है। ये डायग्राम्स आपको 5 जरूर करके जाने हैं। अलग अलग टाइप के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनका फोटो याद करके जाओ, क्योंकि वो पिक्चर दिखा करके आपसे, पिक्चर दिखा करके बोल देंगे कि भाई इनका नेम लिखो, इनका नामकरण करो, या फिर अमीबा का फोटो बनाने के लिए कह देंगे, पेनिसिलम कैसा दिखता है उसकी फोटो बना दो। अमीबा, पेनिसिलम और पैरामीशियम की फोटो आपसे पूछी जा सकती है, बनाने के लिए भी आ सकती है। आपको ये वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो मोमबत्ती है उसके अलग अलग भाग आप बताओ, कि कौन सा भाग जो है मोमबत्ती का, कौन सा भाग जो है मोमबत्ती का कौन सा वाला है, किससे कम ऊर्जा उत्पन्न होती है, वो वाला। एक किसी भी एक टाइप का ड्रिप इरिगेशन सिस्टम जो है, सिंचाई प्रणाली जो है, उसका चित्र बनाने के लिए आ सकता है। अब इसके अंदर ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकल इरिगेशन जो है यूजुअली पूछा जाता है, और आपकी बुक के अंदर एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे रखा है जिसके अंदर आपके 7 स्टेप्स जो है क्रॉप प्रोडक्शन के वो दिए हुए हैं, तो वो भी बड़े क्वेश्चन में आपको स्टेप्स पूर्ण करने के लिए पूछा जा सकता है। अच्छा, एक चीज आप और याद रख लेना कि एक क्वेश्चन और आप खुद की तरफ से करोगे। मैं आपको होमवर्क यहाँ पर एक दे रही हूँ, एक होमवर्क आप खुद करोगे, थोड़ी सी बेटा सेल्फ स्टडीज इंपॉर्टेंट। तो आपको आग बुझाने के, आग विभिन्न उपाय बताने हैं, और ये भी आपको ये ध्यान रखना है कि किस प्रकार की आग को किस मेथड से बुझाया जाता है। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन खुद से करना है और ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। डिफरेंट मेथड्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशिंग। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारे क्वेश्चंस थे। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल हैं, और प्लीज एक बार आप क्वेश्चंस को थॉरोली जरूर रीड करना, क्योंकि मैंने आपको केवल बताया है। एक बार जब आप खुद इन आंसर्स को रीड करोगे तो आपको पता लगेगा कि हमारे को एग्जाम में कैसे आंसर लिखना है। तुम में से बहुत सारे बच्चों को आता सब कुछ है, लेकिन तुम्हारे पास में लिखने की कला नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम रीडिंग नहीं करते हो, नोट्स नहीं बनाते हो। तो भाई अभी तुमने नहीं पढ़ा है तो कम से कम इन स्लाइड्स को पढ़ लेना, यहाँ से तुम्हें लैंग्वेज पता लगेगी हमें एग्जाम में किन शब्दों में आंसर लिखना, और लैंग्वेज के ही नंबर मिलते हैं। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे बच्चों। मिलूंगी आपसे अगले लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहेंगे, ख्याल रखेंगे अपना। टिल देन, बाय बाय।